हाय फ्रेंड, नमस्कार। कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम के बारे में। डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम क्या होता है, इंडियन लॉज के अंदर कौन कौन से लॉ जो है, प्रोविजंस है जो इसको इनेबल बनाता है, किस तरह की कंपनी एलिजिबल है, किस तरह की कंपनी एलिजिबल नहीं है, जो इसमें इन्वेस्ट करेगा परमिशनल इन्वेस्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट है, स्कीम है, क्या टैक्स बेनिफिट मिला हुआ है, कौन से रेगुलेटर है और रेगुलेटर के पास क्या पावर है। ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग यहाँ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम क्या होता है। तो डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम जो इंडियन कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो अपने इक्विटी शेयर का डायरेक्ट लिस्टिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज स्कीम के अंदर करा सकती है। इसको डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम कहते हैं और ये फीमा के शेड्यूल 11 में स्पेसिफाइड है। और ये स्कीम जो है एक मतलब ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर इशूइंग एंड लिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ पब्लिक इंडियन कंपनी ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। इसके पहले इंडियन कंपनी को अपने इक्विटी शेयर को डायरेक्टली मतलब यहाँ पर ये अलाउ नहीं था, मतलब अपने इक्विटी शेयर को अब्रॉड लिस्टेड करना और इशू करना अलाउ नहीं था। तो ये था डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम। और इसके लिए जो कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 इंसर्ट जो किया गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि सच क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी may issue such class of securities for the purpose of listing on permitted stock exchanges in permissible foreign jurisdiction or such other jurisdiction as may be prescribed। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है जो कंपनीज एक्ट के अंडर है और जो इसको इनेबल कर रहा है। अब किस टाइप्स ऑफ द कंपनी मतलब विच टाइप्स ऑफ द कंपनीज आर एलिजिबल टू लिस्ट देयर शेयर्स ऑन द इंटरनेशनल एक्सचेंज अंडर डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम। जो टाइप्स ऑफ द कंपनी क्या है, तो क्या प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे बताया गया कि स्कीम के अंदर ओनली पब्लिक इंडियन कंपनीज, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो लिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनी अलाउ हैं जो अपने शेयर को इशू और लिस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में। अभी जो ये फ्रेमवर्क है जो अलाउ करता है अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज को अपना शेयर्स को इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करा सके। तो अभी ये जो है लिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनी, तो इसके लिए सेबी जो है अभी प्रोसेस में है, ऑपरेशनल गाइडलाइन बना रही है, तो उसके बाद ये इनेबल होगा। तो अभी अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनी के लिए अलाउ है और सेबी इन प्रोसेस है। तो अब यहाँ पर आया कि पब्लिक कंपनी, तो इसको प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होता है, तो इसको कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 268 के अंदर जो प्राइवेट कंपनी है वही प्राइवेट कंपनी है, उसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं। और पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब्ड, जो यहाँ पर प्रोविजन है जो सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 271 के अंदर। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्राइवेट कंपनी एलिजिबल है। तो जैसा कि अभी हम लोग ऊपर देखा, तो अब ओनली पब्लिक कंपनी के लिए बात कही गई है, तो प्राइवेट कंपनी एलिजिबल नहीं है इस स्कीम के लिए। वो सब्सक्रिप्शन इनवाइट नहीं कर सकती है फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, अब ये देखिए कि किस टाइप के पब्लिक कंपनी विच पब्लिक इंडियन कंपनी आर एलिजिबल अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। तो पैरा 3 दिया गया है डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम में, जिसमें बताता है पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इंडियन कंपनी, देखिए यहाँ कुछ यहाँ पर पांच कंडीशन दिए गए हैं इसके लिए। तो पहला कि पब्लिक इंडियन कंपनी जिसके कोई भी प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर जो डिबार्ड नहीं हो फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट बाय द अप्रोप्रिएट रेगुलेटर। अगर कोई अप्रोप्रिएट रेगुलेटर ने डिबार कर दिया है इनके प्रमोटर पब्लिक कंपनी या फिर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर और सेलिंग शेयर होल्डर को, तो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है। सेकेंड, नन ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंडियन कंपनी इज ए प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी जो डिबार्ड हो फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय अप्रोप्रिएट रेगुलेटर। एंड थर्ड, पब्लिक इंडियन कंपनी और एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज नॉट ए बिलफुल डिफॉल्टर। एंड फोर्थ, पब्लिक इंडियन कंपनी इज नॉट अंडर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। और नन ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज ए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये 5 है। इसके अलावा
एडिशनल कंडीशन जो है आपका परमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंजेज है जो अपने रेगुलेशन के द्वारा लगा सकती है। तो ये है इंडियन कंपनी जो एलिजिबल है अंडर द न्यू फ्रेमवर्क के अंदर। और किस तरह के पब्लिक इंडियन कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, इन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, तो यहाँ पर रूल 5 दिया गया है, कंपनी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिशिबल जुरिडिक्शन रूल 2024, जो बताता है कि कंपनी अगर सेक्शन 8 कंपनी है या निधि कंपनी है तो वो एलिजिबल नहीं है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और ऑल्सो हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये नहीं है। और एनी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज पर द कंपनीज एक्ट, तो वो नहीं है। नेगेटिव नेटवर्थ है जिसका नहीं है, या डिफ़ॉल्ट जिसने कर रखा है बैंक या पीएफआई या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योर क्रेडिटर का, तो वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो रहा गया है कि अगर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, अगर कंपनी इसने डिफ़ॉल्ट को सही कर लिया है विद इन द पीरियड ऑफ 2 years हैड लैप्स सिंस द डेट ऑफ मेकिंग गुड द डिफ़ॉल्ट, तो 2 साल तक वेट करना पड़ेगा उसको यहाँ पे। और हैज़ कोई भी कंपनी जो जिसने बाइंडिंग अप एप्लीकेशन फाइल किया है और रिजोल्यूशन फॉर द बाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी है, तो वो यहाँ पर नहीं कर सकता। एंड हैज़ डिफॉल्टेड इन फाइलिंग एन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 और सेक्शन 137, तो अगर एनुअल फाइलिंग उसका में डिफ़ॉल्ट किया है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो भी यहाँ पे वो इनएलिजिबल होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिफॉल्टेड इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, तो आपको ये कंप्लाइंसेस को आपको प्रॉपर रखने हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। अच्छा, अब आइए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंटरनेशनल एक्सचेंज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द दिस स्कीम, तो कौन से इंटरनेशनल एक्सचेंज है? तो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस आर परमिटेड, स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे जो शेड्यूल 11 ऑफ द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंटरनेशनल रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड होंगे। तो अभी करेंटली जो है 2 एक्सचेंजेस है, नाम है उसका इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज इन गिफ्ट IFC अंडर रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ IFC जो परमिटेड है। फ्रेमवर्क क्या है? व्हाट इज द फ्रेमवर्क अप्लीकेबल फॉर अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनी, क्या फ्रेमवर्क है? तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि अनलिस्टेड इंडियन कंपनी जो यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू करेंगे ऑन इंटरनेशनल सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस से जो है इसका नाम है रेगुलेशन का कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर इन परमिसिबल जुरिडिक्शन रूल 2024, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है परमिसिबल इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का होगा, गिफ्ट IFC का, वो भी अप्लाई होगा। तो ये फ्रेमवर्क है आपका अनलिस्टेड पब्लिक इंडियन कंपनीज के लिए। अब व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क अप्लीकेबल टू पब्लिक इंडियन कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड इन इंडिया, तो इसके लिए देखिए एक तो कंपनी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स इन परमिसिबल जुरिडिक्शन रूल्स 2024 तो अप्लाई होगा ही। इसके अलावा सेबी जो है रेगुलेशन बना, जो ऑपरेशन गाइडलाइन बना रही है, अभी तैयार नहीं हुआ है, तो वो भी इस पर अप्लाई होगी। और अपार्ट फ्रॉम जो एक्सचेंजेस के जो अपना परमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होंगे उसको भी अप्लाई होगी। तो ये यहाँ पर है जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है तो सेबी का होगा, उसके अलावा कंपनी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर इन परमिसिबल जुरिडिक्शन रूल 2024 होगा, या फिर जो परमिटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज होगा उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस इन रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है प्रोस्पेक्टस फाइलिंग करने का? तो इसके लिए रूल 4 सब रूल 4 ऑफ द कंपनीज लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर इन परमिसिबल जुरिडिक्शन रूल 2024 बताता है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उसको प्रोस्पेक्टस फाइल करना होगा। ये फॉर्म नंबर है ई फॉर्म LEAP1, तो इसको विद इन द 7 days ऑफ द फिनिशिंग द प्रोस्पेक्टस, तो 7 दिन के अंदर उसको प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। एंड आल्सो फाइलिंग विद द परमिटेड इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो फॉर्म होगा जो MCA रजिस्ट्री में रिकॉर्ड पर्पस के लिए फाइल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पब्लिक कंपनी जो प्रोहिबिटेड FDI सेक्टर में है तो क्या वो यहाँ पे इशू कर सकती है? तो नहीं जी, वो इशू नहीं कर सकती। जो प्रोहिबिटेड FDI में है वो इशू नहीं कर सकती है। क्या सेक्टर कैप अप्लाई होगा? तो सेक्टर कैप अप्लाई होगा। एंड
क्वेश्चन उठता है कि कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो परमिशिबल होल्डर जो है यहाँ पर दिया हुआ है फेमा के अंदर, वो है जो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो परमिशिबल होल्डर कैन इन्वेस्ट, ट्रेड और होल्ड इक्विटी शेयर ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज। तो इसके लिए परमिशिबल होल्डर जो है वो होगा नॉट ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये क्वेश्चन ये उठता है तो क्या इंडियन रेजिडेंट जो है इसको परचेज या सेल कर सकता है? तो क्वेश्चन है, आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर परमिशिबल होल्डर का मतलब है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पर्सन रेजिडेंट इन नॉट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो क्या नॉन रेजिडेंट इंडियंस कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं। तो ये स्कीम में पैरा 2 जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 में रिफर्ड है। अच्छा, क्या इंडिविजुअल या इंटिटी जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज है, जो इंडिया के अगल बगल के जो कंट्री है, जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह के कंट्रीज है, इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी लिस्टेड इंटरनेशनली, तो वो कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर इंडियन कंपनीज आर लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज नीड टू बी फॉलो डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल्सो। तो यस, तो ये जो है आपके ऊपर वाले जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे ही, और इसके साथ ही डोमेस्टिक रूल्स है जैसे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स मेड देयर अंडर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड। नेक्स्ट है बेनिफिशियल ऑनर कौन है? तो बेनिफिशियल ऑनर जो यहाँ पर डिफाइंड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005 के अंदर, तो वो बेनिफिशियल ऑनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर अनलिस्टेड कंपनी इंटेंडिंग टू लिस्ट ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू आल्सो लिस्ट ऑन डोमेस्टिक एक्सचेंज। कर सकती है, नॉट मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि करे ही करे, लेकिन वो कर सकती है, ऑप्ट कर सकती है लिस्टिंग डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इंडियन म्यूचुअल फंड परमिटेड? तो चूंकि यहाँ पर देखा नोट ए रेजिडेंट इंडिया, तो अगर इंडियन म्यूचुअल फंड है तो रेजिडेंट हो जाएगा, तो अलाउ नहीं होगी, तो नो। तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया इज नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट, सो इंडियन म्यूचुअल फंड आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन ट्रेड एंड इक्विटी शेयर इंडियन कंपनी इन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस। नेक्स्ट है क्या ऑफर फॉर सेल further issue या offer for sale by existing shareholder has been permitted in the direct listing of Indian company? तो yes, ये allow है पैरा 1 ऑफ द स्कीम इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स के अंदर। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा फॉर कंपनी पार्टिसिपेटिंग इन द डायरेक्ट लिस्टिंग स्कीम। पोटेंशियल बेनिफिट क्या है? तो स्कीम अलाउ करती है पब्लिक इंडियन कंपनीज को, स्पेशली स्टार्टअप एंड कंपनी इन द सनराइज एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर टू एक्सेस ग्लोबल कैपिटल बियॉन्ड द डोमेस्टिक स्कीम, और एक्सपेक्टेड टू इनेबल, इससे क्या होगा कि बेटर वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कंपनी का होगा इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ स्केल एंड परफॉर्मेंस, बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, अनलॉक unprecedented growth opportunity and broaden investor base. Public company also accessible, flexible to access both market, domestic market for raising capital in Indian rupees and international market at IFC for raising capital in foreign currency from the global investor. Initiative will particularly benefit Indian company going global and ambitious to look at the opportunity for expanding their presence in other market. यहाँ पर regulator जो है, what is the IFC regulatory framework for the direct listing of equity shares of Indian company on the international exchange in GIFT IFC? तो यहाँ पर जो regulator है international exchanges in GIFT IFC will be in accordance with the IFSCA Act 2019 and rules and regulation होगा, including IFC issuing and listing of security regulation 2021. ILS regulator provide regulatory framework for initial listing, disclosure requirement, continuous listing obligation for listing company on the international exchange in GIFT IFC. A specific incentive offered to the permissible holder क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए द स्कीम विल अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन वैल्यू क्रिएशन इन इंडियन कंपनी एंड अर्न हाई रिटर्न इन देयर इन्वेस्टमेंट.
तो जो वर्ल्ड क्लास बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजिम है, इसके अंदर वो वैल्यू क्रिएशन अपने इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं और हायर रिटर्न वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन जो होंगे स्टॉक एक्सचेंज के फॉरेन करेंसी में होंगे, तो इसलिए करेंसी रिस्क भी नहीं होगा। और साथ ही ये जो इसका टाइमिंग है, स्टैंडर्ड ट्रेडिंग आवर्स है, मोर देन 20 आवर्स इन ए डे, दैट इज़ द, देखिए मोर देन 20 आवर्स इन ए डे ये मतलब ओपन रहेगा। तो किसी भी कंट्रीज से यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है यहाँ पर अपने टाइम के अनुसार। तो कैटरिंग टू बिजनेस ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट जुरिडिक्शन इन द वर्ल्ड, देयर बाय प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अलावा वेरियस टैक्स इंसेंटिव भी दिया गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो इसको अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर बनाता है। कैपिटल गेन्स जो होगा, transfer of equity share of an Indian company in GIFT IFC is also exempted from the tax. This is the additional benefit. What is the IFC and what is the aim of setting an IFSC in India? So IFC stands for International Financial Service Center, set up under Section 18 of the Special Economic Zone Act 2005 and regulated under the International Financial Service Center Authority Act 2019. Is the maiden IFC set up in India. Main objective, onshore and offshore. That is the bringing back those India-related financial services and transactions that are currently carried outside of India. Further, इसका ऑब्जेक्टिव है to develop a strong global connect and focus on the need of the Indian economy as well as serve as an international financial platform for the entire region and global economy as a whole. रेगुलेटर कौन है इसमें? रेगुलेटर हु रेगुलेट द फाइनेंशियल सर्विसेज इन गिफ्ट आईएफसी। तो ये है जो आईएफसी एक्ट है 2019 के अंदर जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA यूनिफाइड रेगुलेटर होगा फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसके पास सारे पावर होंगे जो 4 फाइनेंशियल रेगुलेटर है हमारे, RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA। तो इस सारे पावर इसके अंदर वेस्ट होंगे फॉर रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सर्विस मार्केट एंड मैटर कनेक्टेड देयर फिर देयर टू। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन आर प्रेजेंट? क्या यहाँ पर होगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन किस तरह के प्रेजेंट होंगे? तो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसका जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFC लिमिटेड एंड NSE IFC लिमिटेड, subsidiaries of the BSE Limited and NSE respectively, providing platform for the listing and trading of the securities in GIFT IFC. Clearing and settlement of the trades execute होगा SEBI stock exchanges के द्वारा, on those stock exchanges are carried or by the respective clearing corporation। जो है यहाँ पर clearing and settlement India International Clearing Corporation Limited and NSE IFC Clearing Corporation लिमिटेड। तो ये इसके द्वारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होगा। डिपॉजिटरी इसका जो है जो इंडिया इंटरनेशनल डिपॉजिटरी IFC लिमिटेड होगा, प्रोवाइड जो डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा गिफ्ट IFC हैज़ ए रोबस्ट बैंकिंग इकोसिस्टम विद द प्रेजेंस ऑफ सेवरल इंडियन एंड ग्लोबल बैंक्स फ्रॉम वेरियस जुरिडिक्शन। तो बैंकिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका Indian Financial Exchange Limited, NSE IFC Limited, subsidiary of the BSE एंड NSE। इसके अलावा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड्स के अंदर होंगे। और इसके अलावा इंडियन एंड ग्लोबल बैंक्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे इस जुरिडिक्शन के अंदर। तो ये आपका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर लगभग रखे गए हैं। और जैसे जैसे और कोई इश्यूज़ आएंगे उसको गवर्नमेंट इसको बताते जाएगी और उसके लिए नोटिफिकेशन रूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी और डाउट यू मे ड्रॉप योर क्वेरी एंड डाउट कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।